हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लास में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस नंबर 20 को। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास आपको सुबह रोजाना 10 बजे मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है। पूछा गया जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कौन से हैं। वृत्ताकार स्वर है, समृद्ध स्वर है, अनुनासिक स्वर है, निरनासिक स्वर है, कौन से इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकले उनको बोलते हैं निरुनासिक स्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये निरुनासिक कौन से होते हैं। ये प्रत्येक स्वर व्यंजन के पंचम अक्षर होते हैं निरुनासिक निरुनासिक। बात करें व्रतमुखी की। व्रतमुखी में कौन कौन से आ जाएंगे। व्रतमुखी में आ जाएगी जिसको बोलने में ओंठ की आकृति गोल हो, जैसे ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, बड़ा ओ हो गया, और एक आगत स्वर हो गया। ये व्रतमुखी में आएंगे। बात करें समृद्ध स्वर में कौन से आएंगे। समृद्ध में कौन से आएंगे। समृद्ध में आएगा ई आएगी, बड़ी ई आएगी, ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा। बात करें निरुनासिक में कौन से आएंगे। निरुनासिक वे होते हैं, अनुनासिक कोई शब्द होते हैं जो अनुनासिक स्वर भी होते हैं जिनको मुख और नाक से बोला जाए, नाक और से बोला जाए, वो अनुनासिक होते हैं। मुख और नाक से बोला जाए वो अनुनासिक होते हैं। जैसे इनकी पहचान है, इनके ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, जैसे चांद, चांद हो गया, आँख हो गया, आँख हो गया, दांत हो गया, दांत हो गया, गांव हो गया। ये अनुनासिक की पहचान है। ये मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इनकी पहचान चंद्र बिंदु है। इनके चांद हो गया, आँख हो गया, दांत हो गया, गांव हो गया, ये सब आते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हम भी सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। इसमें पूछेगा कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कामा आ रहा है, यहाँ पे ये दोहरा उद्धरण आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। ठहराव के बाद दोहरा उद्धरण आता है, जैसे कोई कथन हो गया उसको दोहरे उद्धरण में हम लोग बंद करते हैं। इसमें देखिए बंद है, ये हम भी चलेंगे, ये दोहरा उद्धरण में बंद है और किसी में नहीं बंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। शुद्ध 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 शब्द चयन कीजिए। इसमें पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है। पूजनीय है, उज्ज्वल है, परिपार्श्विक है या ज्योत्सना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये शुद्ध शब्द है, बाद बाकी सारे गलत हैं। परिपार्श्विक ये ठीक है। बात करें पूजनीय कैसा लिखा जाता है। ये पूजनीय गलत है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, इसमें आधा नहीं है, या आधा नहीं आता है, ना कि या, ना और ना या आता है। तो पूजनीय ऐसे लिखते हैं। उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल भी गलत है। ज्योत्सना भी गलत है, ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ज्योत्सना। आधा जाएगा, आधा ता आएगा, आधा सा आएगा, आधा ना आएगा। तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बताएंगे कुछ शब्द, जैसे 46 बताएंगे। 46 46 46 शब्द क्या ठीक लिखा हुआ है। और बताएंगे 46 हो गया। और बताएंगे एक जमाता शब्द, कृपया शब्द, कृपया का बताएंगे शुद्ध वर्तनी सही लिखी है कि नहीं। कृपया तो इतने देख लेते हैं पहले। तो 46 नहीं होता, 46 होता है। लापे बड़ी की मात्रा आएगी। जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जामाता। कृपया गलत है, ये कृपया में पूरा पा आएगा, कृपया हो गया। और शब्द देखेंगे कुछ, जैसे स्पर्धा शब्द सही लिखा है। स्पर्धा, स्पर्धा शब्द कैसे लिखा हुआ है। उच्छृंखल शब्द सही लिखा हुआ है, बताएंगे। तो स्पर्धा भी ठीक लिखा हुआ है, उच्छृंखल भी सही लिखा हुआ है। तो बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 वैधव्य एक भाववाची संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। वैधव्य किस विशेषण से बना हुआ है। अब वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। वैध से बना हुआ है, वैधानिक से बना हुआ है, विधवा से बना हुआ है, विवाह से बना हुआ है। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है और ये विधवा शब्द से बना हुआ है। विधवा एक विशेषण है, जैसे विधवा स्त्री, विधवा स्त्री। स्त्री की किसी विशेषता बता रहा है, ये विशेष हो गया, स्त्री ये हो गया विशेषण। तो ये विशेषण शब्द हो गया विधवा, विशेषण शब्द हो गया। तो ये इसी से बना हुआ है, विधवा से बना हुआ है वैधव्य। बात करें कुछ और शब्दों की, जैसे बताएंगे धार्मिक, 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 धार्मिक किससे बना हुआ है। और बताएंगे समाज, समाज के समाज, समाज से विशेषण बनाएंगे। इसे देख लेते हैं। धार्मिक धर्म से बना हुआ है, धर्म में
एक प्रत्यय बना लगा हुआ है, धार्मिक हो जाएगा। समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा सामाजिक। सामाजिक, सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की। ऋषि, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। इसे पूछा गया ऋषि शब्द संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण क्या बनेगा? आर्ष बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा, ऋषि कल्प बनेगा, ऋषि बत बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऋषि। ऋषि से विशेषण बनेगा आर्ष। आर्ष का मतलब होता है ऋषि का गुण। एक ऋषि का गुण होता है, उसको बोलते हैं ऋषि का गुण, उसी को बोलते हैं आर्ष। तो इसका आंसर ऋषि से, ऋषि शब्द से बनेगा विशेषण आर्ष। बात करें कुशल शब्दों की, जैसे बताएंगे प्रकाश का विशेषण बनाएंगे, प्रकाश से विशेषण बताएंगे, सत्य से विशेषण बताएंगे, गौरव से विशेषण बताएंगे, गौरव से बताएंगे, बन से विशेषण बताएंगे। तो प्रकाश से बन जाएगा प्रकाशमान, प्रकाशमान, या प्रकाशित भी बोल सकते हैं, प्रकाशमान व्यक्ति। सत्य से बन जाएगा सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ व्यक्ति। प्रकाश से बन जाएगा प्रकाशमान और सत्य से बन जाएगा सत्यनिष्ठ। गौरव से बन जाएगा गौरवशाली विशेषण, और बन से बन जाएगा वन। और देख लेंगे कुछ शब्द, जैसे कर्म से बनाएंगे विशेषण, कर्म से विशेषण बनाएंगे, कर्तव्य से विशेषण बनाएंगे। तो कर्म से बन जाएगा कर्मनिष्ठ, कर्तव्य से बन जाएगा कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। तो याद रखेंगे ये। बात करने के लिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। यदि उजड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़वाना, उजाड़ देना, या उजाड़ना या उजाड़। तो इसकी सकर्मक क्रिया बन जाएगी उजाड़ना। जैसे उजाड़ना, उजाड़ना बनेगी, ये सकर्मक क्रिया है। जैसे वृक्ष को उजाड़ना, पौधे को उजाड़ना, तो ये सकर्मक हो जाएगी क्रिया। जैसे बताएंगे, और क्रिया के भेद बताएंगे कितने होते हैं। क्रिया के भेद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तो दो होते हैं, अकर्मक होता है, असकर्मक होता है। क्रिया के भेद होते हैं रचना के आधार पर दो, अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। और बताएंगे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिमाणवाचक है, या संबंधवाचक है? तो इसमें पूछा गया अव्यय कौन सा है। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसका कारण है लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यही कारण है इसका। तो इसमें हो जाएगा कारणवाचक अव्यय। 7 का आंसर हो जाएगा बी। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में क्या विरोध दर्शक अव्यय है? इसमें पूछा गया विरोध दर्शक अव्यय कौन सा है? इसलिए, किंतु है, फलतः है, या क्योंकि है। तो बात करें इसमें विरोध दर्शक अव्यय कौन सा हो जाएगा? किंतु। जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पर समझ लेंगे, जैसे वह खाता तो, खाता तो, किंतु उसने उसका मुंह पकड़ लिया। तो ये विरोध दिखा रहा है इसमें, वो खाता तो किंतु उसने उसका मुंह पकड़ लिया। तो ये विरोध दिखा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, शीशम का पुल्लिंग। इसमें पूछा गया शीशम में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, या सहायक क्रिया है? तो शीशम में याद रखेंगे हमेशा पुल्लिंग शब्द है ये। शीशम कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करें तो आप लगा के अच्छा या अच्छी लगा के देख लेंगे। अच्छा से जवाब मिल रहा है तो पुल्लिंग, और अच्छी से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये शीशम है पुल्लिंग है। बात करें क्वेश्चन शब्दों की, बताएंगे खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष नहीं होता, खेजड़ी। खेजड़ी में बताएंगे कौन सा लिंग है। चंपा में बताएंगे चंपा में कौन सा लिंग है। और एक बेकाइन, बेकाइन का वृक्ष होता है, इसमें बताएंगे कौन सा लिंग है। तो ये तीनों हो जाएंगे स्त्रीलिंग। याद रखेंगे ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे तीनों। खेजड़ी में भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, चंपा में भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, बेकाइन में भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और शीशम एक पुल्लिंग है। ताकि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपको हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलती रहेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? गुरनी होगा, गुरुवाइन होगा, गुरुवानी होगा, गुरुमती होगा। तो बात करें गुरु का स्त्रीलिंग होगा गुरुवाइन, ऑप्शन नंबर बी। 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे लाला का बताएंगे, लाला का स्त्रीलिंग बताएंगे, बनिया का बताएंगे,
और हलवाई का बताएंगे, बनिया का बताएंगे और हलवाई का बताएंगे। हलवाई यहाँ लिख दे रहे हलवाई। तो इसमें सब में आइन प्रत्यय लगता है, लाला का हो जाएगा ललाइन, ललाइन। बनिया का हो जाएगा बनियाइन, स्त्रीलिंग। हलवाई का हो जाएगा हलवाइन। इन सब में आइन आइन प्रत्यय लगता है। ये लाला विशेष जाति को दर्शा रहा है, बनिया भी विशेष जाति को दर्शा रहा है, तो इसका हो जाएगा लाला का हो जाएगा ललाइन, बनिया का हो जाएगा बनियाइन, और हलवाई का होगा हलवाइन। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताइए। ऑप्शन नंबर 1 नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर बी सभी नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर 4 नदियों का जल ठंडा है। इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर 1 नदियों शब्द गलत लिखा हुआ है, सभी नदियों का ही नहीं होगा, नदी का जल ठंडा ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन रूप हमेशा समान होता है, जो एक वचन में भी समान रहे और बहुवचन में भी समान रहे, इसमें कौन सा है? गऊ है, चोर है, मित्र है या आदमी है। बात करें गऊ का बहुवचन होता है गऊ, तो ये समान, तो ये वाला तो समान नहीं रहता। चोर का होता है चोर लोग, बहुवचन चोर लोग बना देंगे। मित्र का बना देंगे मित्रगण। तो इसका आंसर हो जाएगा आदमी। आदमी स्त्रीलिंग में भी एक वचन में भी समान रहता है और बहुवचन में समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है, आ रहा है, ये तो हो गया एक वचन में। और देख लेंगे बहुवचन में, बहुवचन में देख लेंगे आदमी आ रहे हैं, इसमें बिंदी लगा देंगे, बहुवचन में बन जाएगा। तो ये दोनों आदमी एक वचन में भी समान रहता है, बहुवचन में भी समान रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदमी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। भूतकाल के भेद बताइए कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6। तो बात करें भूतकाल के भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो हो गए दो, दो 4, दो 6 हो गए। सामान्य, सामान्य में क्या हो जाएगा? वह उसने मैंने खाना खाया, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल में। और आसान में हो जाएगा मैंने खाना खाया। और इसमें हो जाएगा पूर्व में मैं खाना खा चुका था। अपूर्ण में हो जाएगा मैं खाना खा रहा था। संदिग्ध में हो जाएगा मैंने खाना खाया होगा। हेतु हेतु में हो जाएगी कंडीशनल वाली हो जाएगा, जैसे शर्त लग जाएगी अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम जरूर सफल होते। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी। बात करें वर्तमान के कितने भेद होते हैं? वर्तमान के 5 भेद होते हैं। भविष्य के भेद बताएंगे, भविष्य के होते हैं 3। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की 14। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें पूछा गया कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कृत और भाव दोनों है, या कर्मवाच्य है? बात करें इसमें भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, और समर्थ प्लस असमर्थता का बोध होता है, वहां पर होती है भाववाच्य। बात करें कृतवाच्य में, इसमें क्रिया के कर्ता के अनुसार बदलती है। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और कर्मवाच्य में क्रिया बदलती है कर्म के अनुसार। बात करें और कर्मवाच्य की क्या पहचान है? इसमें को विभक्ति मिल जाएगी, वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। इसमें भी को लगा हुआ है, देख लीजिए श्याम को, तो इसमें कर्मवाच्य होगा। और चेंज करके देख लेंगे क्रिया को, जैसे इसमें है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पे पुस्तक कर्म है, यहाँ पे लगा देंगे श्याम को अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। तो क्रिया इसके बदले चेंज हो रही है, यहाँ पे पढ़नी आती है, यहाँ आएगा पढ़ना है, तो इसकी वजह से कर्म से क्रिया चेंज हो रही है, तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है। इसमें पूछा गया पर किसकी विभक्ति होती है? अधिकरण की होती है, में और पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें में, अधिकरण में स्थान का भी बोध होता है, जैसे वह पेड़ पर बैठा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वह बिल्ली छत पर बैठी है, तो वहाँ पे स्थान का बोध होता है, वहाँ पे भी होता है अधिकरण। बात करें अगर ऐसे पूछता तो करण होता, जैसे समय अगर पूछा जाता, समय पूछा जाता, तो समय पूछा जाए या बताया जाए तो करण होगा, जैसे कितना बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, ये अगर पूछा जाए, किसी ने पूछा कितना बजा है तो करण होगा, और किसी ने बताया 4 बजा है, अगर पूछा जाए टाइम और बताया जाए तो करण होगा।
यहाँ पे ऐसा तो कुछ पूछा नहीं गया ठीक समय पे आ जाना, यहाँ पे ऐसे तो पूछा नहीं गया कितने समय पे आ जाना, तो यहाँ पे कोई निश्चित तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण, इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। बात करें क्वेश्चन नंबर, इसकी विभक्ति देख लेते हैं। को हो जाएगी, इसकी हो जाएगी के लिए, कर्ण की हो जाएगी को, इसकी कर्ण की हो जाएगी से, संप्रदान की हो जाएगी के लिए। इसे पूछा गया है 16 नंबर में, निम्न में तत्सम शब्द है, कान है, जीभ है, मुख है या दांत है। बात करें तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से संस्कृत भाषा से आए होते हैं। तत्, धन, सम, किसके जैसे, संस्कृत के जैसे, मतलब जो संस्कृत से आए हुए हैं उनको तत्सम बोलते हैं। तो बात करें कान क्या तत्सम है, नहीं। जीभ भी तत्सम नहीं है, दांत भी तत्सम नहीं है। ये है मुख, मुख है तत्सम, मुख का हो जाएगा तत्व मुख, मुंह हो जाएगा इसका तत्व। बात करें कान का तत्व हो जाएगा कर्ण, जीभ का हो जाएगा जिह्वा, दांत का हो जाएगा दंत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसमें और देख लेते हैं कुछ बताएंगे। जम्बुल का बताएंगे, जम्बुल का बताएंगे, जम्बुल का हो जाएगा जामुन। चड़बक का बताएंगे, चड़बक का हो जाएगा चना। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। इसमें पूछा गया पिछाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, पीछा धन आड़ी, पिछाड़ी ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी आड़ी। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। बात करें क्वेश्चन शब्दों में उपसर्ग बताएंगे आप लोग, जैसे खर्चीला में बताएंगे, खर्चीला में, खर्चीला में हो जाएगा ईला, ईला प्रत्यय हो जाएगा खर्चीला में। बात करें और अमावट में बताएंगे, अमावट में उपसर्ग उपसर्ग बताएंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा अमावट में प्रत्यय है उपसर्ग नहीं, इसमें हो जाएगा आवट। देख लीजिए खर्चीला में प्रत्यय हो जाएगा ईला, अमावट में हो जाएगा प्रत्यय आवट। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की, आवेशी शब्द का विलोम पूछा गया कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अनावेशित, ऑप्शन नंबर बी अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर 3 अनावृत, ऑप्शन नंबर 4 अनाश्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। आवेशित का अर्थ क्या होता है, जिसको एकदम क्रोध आ जाए, एकदम क्रोध आना, एकदम क्रोध आना। यह अनावेशित का होता है मतलब, तो इसका हो जाएगा विलोम अनावेशित। बात करें अनावृष्टि का क्या होता है विलोम, अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी बारिश ना होना। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना। बात करें अनावृत की, अनावृत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो अनावृत का हो जाएगा आवृत। अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित। बात करें क्वेश्चन तो विलोम शब्दों की, जैसे बताएंगे जगजगाहट, जगजगाहट का विलोम शब्द बताएंगे, और बताएंगे आप लोग आघात का विलोम बताएंगे, कार्य का विलोम बताएंगे, घना का विलोम बताएंगे, चौरा का विलोम बताएंगे। तो जगजगाहट मतलब होता है साफ, एकदम साफ दिखाई देना, तो इसका हो जाएगा धुंधला। क्या लिख जाएगा इसका, धुंधला लिख लेंगे, धुंधला, धुंधला। आघात का हो जाएगा अनाघात, विलोम हो जाएगा, इसको या फिर बोल सकते हैं प्रत्याघात। कार्य का हो जाएगा अकार्य, अकार्य। घना का हो जाएगा चित्रा, घना कोहरा, और ये साफ चित्र मतलब होता है साफ। छोरा का हो जाएगा छोरी, लड़का लड़की जिसको बोलते हैं, छोरा का हो जाएगा छोरी। बात करें अगले क्वेश्चन की, साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूछा गया है गंदा, मलिन, मैला किस शब्द के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 प्रलय के हैं, धवल के हैं, पंकिल के हैं, पामर के हैं। तो इसमें पूछा गया गंदा, मलिन और मैला, ये पूछा गया पंकिल के। पंकिल के मतलब, पंक का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब ही होता है कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़, कीचड़ मतलब गंदा, मलिन, ये हो जाएगा। बात करें पंकिल के और कौन कौन से हो जाएंगे पर्यायवाची, एक कमल हो जाएगा, कमल बोलते हैं इसको, पुंडरीक बोलते हैं,
पंकज भी बोलते हैं। बात करें प्रलय के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, प्रलय के हो जाएंगे संहार, विनाश और प्रत्यवाहार। प्रत्यवाहार। बात करें धवल की पर्यायवाची, धवल मतलब होता है साफ, उजला, सफेद, सफेद हो जाएगा। और बात करें पामर का, पामर का मतलब होता है दुष्ट, बहुत दुष्ट व्यक्ति। नीच, नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति, अधम भी हो जाएगा। खल को खल भी बोल सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, आरसी का पूछा गया अर्थ, आरसी और एक ही आरसी और एक ही आरसी, इनका अर्थ पूछा गया। ये समश्रुति भिन्नात्मक शब्द हैं। इस आरसी का अर्थ क्या होगा और इस आरती का अर्थ दिया गया हुआ है। इस आरती का अर्थ दिया गया है वैदिक वाणी, वैदिक वाणी। और आपसे इस आरती का पूछा गया क्या होता है, अर्थ पूछा गया क्या है, तो इस आरती का मतलब होता है दर्पण। पहले वाले का आरती का मतलब होता है दर्पण, दूसरे वाले का लिखा हुआ आरती का मतलब होता है वैदिक वाणी। बात करें कुछ और समश्रुति भिन्नात्मक शब्दों की, जैसे मध्य, मध्य और मध्य का बताएंगे। समश्रुति भिन्नात्मक ये भी है, अवली और अवली का बताएंगे। अवली और अवली का बताएंगे। तो मध्य, मध्य का मतलब होता है मतवाला और इस मध्य का मतलब होता है मदिरा। इस अवली का अर्थ होता है, इस अवली का अर्थ होता है पंक्ति और इस अवली का मतलब होता है, अविल का मतलब होता है गंदा। तो यह देख लेंगे मध्य और मध्य, और मध्य का मतलब होता है, मध्य का मतलब होता है मतवाला, मध्य का मतलब होता है मदिरा, और अबिली का मतलब होता है पंक्ति, और अबिल का मतलब होता है गंदा। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, उन्नत मना शब्द का अर्थ पूछा गया क्या है, उन्नत मना का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन नंबर बी समान भाव एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन नंबर 3 समान भाव और विचारों से युक्त, ऑप्शन नंबर 4 उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। तो उन्नत मना का अर्थ होता है उच्च भाव और विचारों से युक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 4। बात करें अगले क्वेश्चन की, इतेसी में इतेसी का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसमें संधि भी बताएंगे। तो इतेसी का संधि विच्छेद कर लेंगे, इतेसी का, तो उसका हो जाएगा हित धन एसी, हित धन एसी। तो इसमें आ रही है, आ रहा है यहाँ से आ रही है ये, तो मिलकर बनाएगी ए बड़ी है। तो इसमें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बताएंगे आप लोग परमेश्वर में, परमेश्वर में बताएंगे संधि विच्छेद इसका करके, तो इसका हो जाएगा परम धनेश्वर। ये भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। और बताएंगे कुछ संधि विच्छेद, जैसे निरंध का संधि विच्छेद बताएंगे और इसमें संधि भी बताएंगे निरंध्र। दुर्जन का बताएंगे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि भी बताएंगे इसमें कौन सी है। अंतर्गत में बताएंगे संधि विच्छेद और संधि कौन सी है। तो निरंध में हो जाएगी विसर्ग संधि, इसका बताएंगे नी धन रंध हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे नी धन रंध, इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। दुर्जन में भी विसर्ग हो जाएगी दू धन जन, इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। अंतर्गत में विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका हो जाएगा अंता धनगत। तो देख लेंगे निरंतर में भी हो जाएगी विसर्ग संधि और दुर्जन में विसर्ग संधि, अंतर्गत में भी विसर्ग संधि। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, गुरुदेव में समास पूछा गया कौन सा है, अभिभव है, तत्पुरुष है, या बहुवीर्य है, या क्रमधारी है। तो बात करें इसका समास विग्रह क्या होगा, गुरु है जो देव, गुरु रूपी देव या वो गुरु है जो देव, तो इसमें हो जाएगा क्रमधारी, गुरु रूपी देव या गुरु है जो देव, इसमें हो जाएगा क्रमधारी। बात करें क्वेश्चन अनुशब्द में बताएंगे कौन कौन समास है, निर्भय में बताएंगे समास, निर्भय में समास बताएंगे, शत्रुघ्न में समास बताएंगे, चरित्रहीन में समास बताएंगे, चरित्रहीन में समास बताएंगे, चरित्रहीन, विधानसभा में समास बताएंगे, विधानसभा में समास बताएंगे, करुणापूर्ण में समास बताएंगे। तो इसमें नी उपसर्ग आ रहा है, जहाँ पे उपसर्ग आए वहां पे होता है अभिभाव, इसमें हो जाएगा अभिभाव। शत्रुघ्न में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, मतलब शत्रुघ्न का समास विग्रह करेंगे जो शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला इसका समास विग्रह होगा, इसमें हो जाएगा को आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। चरित्रहीन में हो जाएगा अपादान, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे हो जाएगा चरित्र से जो दूर है, अलगाव की स्थिति हो रही है, चरित्रहीन में इसका हो जाएगा
अपादान। विधानसभा में हो जाएगा संप्रदान। इसका समास विग्रह करेंगे, विधान के लिए सभा होती है, ना कि विधान की सभा होती है, विधान के लिए सभा होती है। करुणापूर में बताएंगे, करुणापूर में भी हो जाएगा कर्ण। कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा करुणा से पूर्व, इसमें हो जाएगा कर्ण। बात करें अगले क्वेश्चन की। नीली कमीज वाले छात्र को एक कलम दे दो, इसमें पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद है, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञावाचक है। तो बात करें सरल वाक्य की, जहाँ पे एक ही उद्देश्य एक ही विधेय वहाँ पे होता है, एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य होता है। संयुक्त में और तथा से दो उपवाक्य जुड़े होते हैं। मिश्र में की से जुड़े होते हैं दो उपवाक्य। तो इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, इसमें नीली कमीज वाला ये हो जाएगा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा नीली कमीज वाला छात्र, और एक कलम दे तो ये हो जाएगा विधेय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध वाक्य पूछा गया है इसमें। हमारे पास समय कम है, ऑप्शन नंबर बी। कल लोगों की भीड़ जमेगी, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर 4। शायद बारिश हो रही है। इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये तो ठीक है, हमारे पास समय कम है, कहाँ जाना है ये भी ठीक है, शायद बारिश हो रही है ये भी ठीक है। यहाँ पे ये कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमेगी क्या दही है, दही थोड़ी है जो जमेगी। यहाँ पे हो जाएगा एक जमेगी जगह पे आएगा कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, यहाँ पे आ जाएगा इकट्ठा, इकट्ठा होगी ना कि जमेगी। तो ये वाक्य अशुद्ध है। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ग्रुप क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।